Good morning, students. Hope you all are fine. Today we will be continuing the chapter Microorganisms Friend and Foe, and we'll be doing a quick revision because I have already sent notes to you. Okay, so please look into the notes or textbook for references, and any questions you are having, we'll take them after 12 p.m. Okay. सो बेसिकली व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवी बोला जाता है जिनको। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हम समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। ठीक है, वो इतने सूक्ष्म जीवी होते हैं कि आप उनको सिर्फ आंखों से ही नहीं देख सकते हो, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है उनको देखने के लिए। अब बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो दे आर फाउंड एवरीवेयर इन द एयर, वाटर, सॉइल, इवन इनसाइड अ बॉडीज। ठीक है, वो मिट्टी में, पानी में और हवा में और हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखिए, अब वो बेनिफिशियल भी होते हैं तो आप उनको फ्रेंड की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, और वो हार्मफुल भी हो सकते हैं तो आप उनको फो की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। अब जैसे कि हर चीज़ का क्लासिफिकेशन होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी क्लासिफिकेशन है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पहला होता है बैक्टीरिया, फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकंड इज वायरस, थर्ड इज फंजाई एंड फोर्थ इज प्रोटोजोआ। वायरस जो होता है वो भी माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि उसको लिविंग नहीं माना जाता है। वो जब तक किसी होस्ट की बॉडी में नहीं होता वो एक्टिव नहीं रहता, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में समझते हैं। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स विद सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं और कुछ आपके क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने 2 कैटेगरी बोली कि सम आर यूजफुल एंड सम आर बेनिफिशियल, सो आर बैक्टीरियाज। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम दे सकते हैं बैक्टीरिया का दैट आर यूज इन मेकिंग कर्ड। एक लैक्टोबैसिलस करके एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम होता है, वो क्या कर्ड मेकिंग में उसका यूज़ होता है, चीज़ मेकिंग में उसका यूज़ होता है। सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स और लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पल्सेस, उनके लिए यूज़फुल होता है, उसको नेम दिया जाता है राइजोबियम। राइजोबियम भी एक कैटेगरी है बैक्टीरिया की, और उसका काम क्या होता है, दैट इज़ यूज फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। सो व्हाट इट डज, इट बेसिकली प्रोड्यूसेस द नोड्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। now those leguminous plants, with the help of these nodules, rhizobium converts the atmospheric nitrogen directly in some useful form that can be used by that plant. Now harmful categories of bacteria we can see, give the example such as strep throat, tuberculosis, cholera and food poisoning. जो टीबी बोला जाता है, गांव में बहुत सारे लोगों को शुरू में होती थी, वो ट्यूबरक्लोसिस होती थी, वो भी एक तरीके का बैक्टीरिया होता था। ठीक है, जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता था। कॉलरा गंदे पानी की वजह से, हैज़ा बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में। और एक समय ऐसा था कि ये बहुत बड़े स्तर पे बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी, वो कॉलरा की वजह से ही हुई थी। क्योंकि कॉलरा जो था आपका गंदे पानी से ही होता था, तो उस समय शायद पानी साफ नया रह पाया वो लोगों के पास। और फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है बैक्टीरिया की वजह से, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो फूड में पड़ते हैं तो उनको स्पॉइल करना शुरू करते हैं, और फूड जो स्पॉइल होता है तो उससे कुछ पॉइजन सब्सटेंसेस बनते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो बॉडी उसको बाहर करने की कोशिश करती है। तो उसके सिम्टम्स आपके ये होते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गया, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, डिसेंट्री हो सकती है। तो बेसिकली बैक्टीरिया के आपने 2 टाइप्स पढ़े, वन इज़ लैक्टोबैसिलस दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग कर्ड एंड चीज़। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज राइजोबियम दैट इज़ यूज फॉर प्लांट्स, और दे आर फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स दैट डायरेक्टली फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज वायरसेस. Viruses are smaller than bacteria and they are not considered as living cells as they cannot carry out life processes on their own. मतलब ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं अगर साइज़ में आप देखा जाए, और उनको लिविंग कंसिडर नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ की प्रॉपर्टीज़ ऐसे शो नहीं कर पाते कि ये जब तक बाहर होते हैं, या तो ये किसी बैक्टीरिया से जुड़े होंगे, ठीक है, या फिर किसी एनिमल सेल या ह्यूमन सेल से जुड़े होंगे, तो ये एक्टिव होते हैं, नहीं तो ये इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, आप बेसिकली ये मान सकते हैं वायरसेस को कि एक तरीके का मेहमान जो आपकी बॉडी में आ रहा है, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है और उसको
अगर फूड चाहिए तो वो क्या करेगा, आपके किचन में जाके फूड बनाएगा ना। जब तक वो बनाएगा नहीं तब तक वो खाएगा नहीं, और अगर वो खाएगा नहीं तो वो वीक होके कमज़ोर हो जाएगा या वो मर भी सकता है, ठीक है। तो उसको अपने फूड की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है, वो आपके घर के किचन में आके आपकी चीज़ों को यूज़ करके फूड क्रिएट कर रहे हैं। तो वायरसेस का भी यही होता है कि जब तक वो किसी होस्ट सेल के साथ जुड़े नहीं रहते तो वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं वायरसेस के, जैसे कि वो डिजीज़ कॉज करते हैं, कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, कोविड-19 आपने देखा था, ओमिक्रॉन आपके बीच में एग्जांपल है, ठीक है। ये जो वायरसेस हैं ये एंटीबायोटिक्स से ट्रीट नहीं हो पाते। अभी हम आगे पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स क्या होती है। थर्ड कैटेगरी इज़ फंजाई। फंजाई इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट, मोल्ड, मशरूम्स। फंजाई देखा है आपने, फंगस देखा होगा आपने, लकड़ियों में आप देख सकते हैं, जैसे बरसात का सीज़न आजकल चल रहा है तो जो भी लकड़ियाँ सड़ रही होंगी उसमें मशरूम उगने लग जाता है, वो क्या है, बेसिकली एक तरह की फंजाई है या फंगस है, ठीक है। सेकेंड आपका एग्जाम्पल है फंजाई का यीस्ट। आपने इसका बहुत यूज़ देखा होगा, खमीर बोलते हैं इसको हिंदी में। यीस्ट आर यूज इन बेकिंग एंड ब्रूइंग इंडस्ट्रीज टू फर्मेंट शुगर एंड प्रोड्यूस एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा ना, रेस्पिरेशन में आपका एक एरोबिक रेस्पिरेशन था और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन था। तो यीस्ट बेसिकली क्या है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। जैसे कि आप इसको अगर फूड देंगे, फूड बेसिकली मतलब शुगर, शुगर जब इसको मिलेगी तो ये शुगर को तोड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, किस में, एल्कोहल में तोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ेगा, ठीक है। तो इसका यीस्ट का जो यूज़ है इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, ठीक, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, विनेगर के प्रोडक्शन में भी होता है, उसमें भी हम आगे भी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो ब्रेड आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, आप ब्रेड मार्केट से लेके आते होंगे तो उसको फुलाने के लिए जो यूज़ होता है वो भी यीस्ट यूज़ होता है। या छोले भटूरे में भी आपने देखा होगा कि उनको फुलाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, आप सोडा वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से ब्रेड में भी ये यूज़ होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को कंज्यूम करता है, शुगर को कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से आप वो देख सकते हैं छोटे छोटे जो उसमें छेद आते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की वजह से ही आते हैं। सम मोल्ड्स आर यूज टू मेक पेनिसिलिन मेडिसिन लाइक पेनिसिलिन, ठीक है। कुछ फंजाई जो होते हैं वो मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ हो पाते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हो गया आपका पेनिसिलिन। फंजाई ऑल्सो कॉज डिजीजेज लाइक एथलीट फूड एंड रिंगवॉर्म, ठीक है। रिंगवॉर्म या एथलीट को जो फूड पर डिजीज़ होता है जिसको एथलीट फूड बोला जाता है, वो भी किसकी वजह से होता है, फंजाई की वजह से होता है। फोर्थ इज़ आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वाटर में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं। सम आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेज लाइक मलेरिया, डिसेंट्री एंड स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। तो कभी कभी आपने देखा होगा आपको डिसेंट्री मतलब लूज मोशंस वगैरह लग जाते हैं, तो ये भी प्रोटोजोआ की वजह से भी होते हैं। 3 कैटेगरीज अबव वी स्टडीज, दैट इज बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एंड फोर्थ विल स्टडी नाउ दैट इज एल्गी। काई देखी है आपने, ठीक है। तो किस कैटेगरी में आता है, वो एल्गी की कैटेगरी में आता है। आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, चाल्मोडोमोनास एक एल्गी का एग्जाम्पल है, दूसरा आपका स्पायरोगैरा। ये 2 एग्जाम्पल्स आपके एल्गी के हो जाएंगे। और आपने जनरली सुना होगा ब्लू एल्गा या ग्रीन एल्गा, ठीक है। ये 2 टाइप्स के एल्गीज होते हैं। नेक्स्ट है आपका वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं या कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल, वो सिंगल सेल हो सकते हैं, और जैसे कि बैक्टीरिया है, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, या फिर मल्टी सेलुलर जो आपके हैं जैसे कि एल्गी हो गया, फंगाई हो गया, ये हर तरीके के इन्वायरमेंट में रहने में केपेबल होते हैं। कुछ आप देख सकते हैं कि आइस कोल्ड, बर्फ़ में भी रह जाएंगे, ठीक है। कुछ आपके हॉट स्प्रिंग्स में भी रह जाएंगे, डेजर्ट में भी रह जाएंगे, और मार्शी लैंड्स में भी रह जाएंगे। देर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये जानवरों में भी पाए जा सकते हैं, ह्यूमन्स में भी पाए जा सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे स्टिक करके अपने उसको अपना होस्ट बना के अपना जो लाइफ साइकिल है वो चला रहे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ बैक्टीरियाज में वायरसेस जुड़ जाते हैं और वो उसका यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक। और बाकी कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रीली भी रह लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अस, हमारे और उनके बीच में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कैसा संबंध है, वो किस तरीके का रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, वो हम देखेंगे 2.3 पेज नंबर 19 में, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुछ बेनिफिशियल है कुछ तरीके से, ठीक है। हम उनके बारे में अब पढ़ते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हो, दूसरे तरीके को आप
हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी हेल्प करते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे कि आपका यीस्ट हो गया और राइजोबियम हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ जो है बहुत समय से एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ हो रहा है और विनेगर के प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, देखा आपने ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि पील्स हो गए, आप सब्जियां छिलते हैं, सब्जियों के छिक्कल हो गए, ठीक है, काउडंग हो गया, उनका मैन्योर कैसे बनता है, कॉम्पोस्ट कैसे बनता है, आपने देखा है कि क्या प्रोसेस होती है। तो उसको जो तोड़ने का काम करता है, उनको ब्रेक डाउन करने का जो काम करता है, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं जिनसे वो मिलके बने होते हैं। मान लीजिए अगर आपने एक छिलका फेंका, आलू का छिलका फेंका, तो वो जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जिस चीज़ से भी मिलके बना है, जैसे कि उसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कैल्शियम है, हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों में वो उसको तोड़ देगा और उससे क्या होगा, वो वापस खाद बन जाएगा और आप उसको मिट्टी में डालेंगे तो उससे मिट्टी की क्या होती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि सॉइल में हर चीज़ जो है हमेशा नहीं रहती है। आपने एक चीज़ प्लांट करी तो वो उसने वो जो न्यूट्रिएंट्स थे सॉइल में उसको एब्जॉर्ब कर लिए, तो इसकी वजह से सॉइल में क्या होता है, उस न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आपने अगर उसमें मैन्योर ऐड करा और मैन्योर में वो न्यूट्रिएंट्स हैं तो सॉइल में उसकी फर्टिलिटी को रिटेन करने का काम करता है, ठीक है। हमने इससे पहले पढ़ा था बैक्टीरिया का एक टाइप जिसको कोई राइजोबियम बोलते हैं। तो उसका यूज़ क्या था कि वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में जो होता है नोड्यूल्स बना देता है। नोड्यूल्स आप स्वेलिंग टाइप का स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है फिर डायरेक्ट फिक्स हो जाती है और उससे जो उस प्लांट की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो इसका एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा यूज़ है और ये इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट यूज़ है आपका मेकिंग कर्ड इन ब्रेड। तो कर्ड, दही सबने देखा होगा घर में कैसे जमाई जाती है। आप दूध को रखते हो और उसमें आप जामुन लगाते हो, तो जामुन में क्या है, ऑलरेडी जामुन भी दही है, तो वो फुल ऑफ किससे है, प्रोबायोटिक्स, मतलब उसमें बैक्टीरियाज जो लैक्टोबैसिलस है वो पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब आप उसको दूध में रखते हो तो दूध में वो क्या करता है, दूध में जो आपका शुगर पाया जाएगा, ठीक है, शुगर ग्लूकोज का ही फॉर्म है या ग्लूकोज शुगर का फॉर्म है, तो वो उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करना शुरू कर देगा कर्ड में, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा और अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ा रहा होता है। बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व होता है इसमें उसको लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। सो बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन of curd. It multiplies in milk and convert it into curd. Okay? आपने एक्टिविटी पेज नंबर 20 पे 2.3 में देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, 1/2 kg फ्लोर लिया है, दैट इज़ आटा मैदा, और शुगर, और उसको मिक्स किया है गर्म पानी के साथ और उन्होंने थोड़ा सा उसमें यीस्ट मिलाया है, ठीक है। एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डव, मतलब उससे वो सॉफ्ट डो बना रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ी देर बाद उसको कवर करके रख देते हैं। क्यों कवर करके रख देते हैं, वो फूल जाता है। फूल किसकी वजह से जाता है, जो आपने उसमें यीस्ट डाला है वो शुगर को कंज्यूम करेगा और उसको कन्वर्ट किस में कर देगा, मतलब शुगर लेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा और फिर उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा, तो उसकी वजह से जो होता है वो डो थोड़ा सा फूल जाता है। देखिए कॉमर्शियल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। कॉमर्शियल यूज़ आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। तो एल्कोहल हम देख रहे हैं कि कैसे एल्कोहल के प्रोडक्शन में इसका यूज़ हो पाएगा, किसी को पता है, आपने देखा है, हमने डिस्कस किया था क्लास में, 7th क्लास में डिस्कस किया था। इसका एक एग्जांपल आप घर में या फिर हम स्कूल में अगर कोशिश हो पाएगी हम ट्राई करेंगे। आप एक बीकर ले सकते हैं, बीकर में आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा पानी डालिए, उसमें फिर आप शुगर डालिए, मतलब 1 या 2 गिलास आप पानी डाल सकते हैं, उसमें आप 1-2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, उसको डिज़ोल्व करेंगे, उसमें फिर आप मार्केट से यीस्ट लेके आएंगे, ठीक है, यीस्ट लाएंगे और उसको भी डिज़ोल्व करेंगे। तो यीस्ट क्या काम करेगा, यीस्ट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या काम करेगा, वो शुगर को खाएगा, वो उसको डाइजेस्ट करना शुरू करेगा और क्या रिलीज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज़ करेगा ही, लेकिन अल्कोहल भी फॉर्म करेगा साथ साथ में। तो आप अगर 4-5 घंटे उसको ऐसे रख दें, उसके बाद आप कैसे देखेंगे कि उसमें अल्कोहल प्रोड्यूस हो चुका है, उसके लिए 2 टेस्ट हो सकते हैं। या तो आप उसको स्मेल करके देखें, ठीक है, बहुत ख़राब चीज़ स्मेल आ रही होगी उसमें। सेकेंड होता है उसको आप अगर बर्न करके देखें तो ब्लू फ्लेम्स या फिर वो जलेगा हल्का सा। तो जल जो रहा है वो किस वजह से जल रहा है, अल्कोहल की वजह से, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, इन्फ्लेमेबल होता है। और इस तरीके का जो प्रोडक्शन है अल्कोहल का, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और इस तरीके के प्रोडक्शन के प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं।
ठीक है। दिस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी। अब यीस्ट ने जो अल्कोहल प्रोड्यूस किया है वो दो तरीके के अल्कोहल प्रोड्यूस होते हैं। पहला होता है मिथनॉल और सेकेंड होता है एथनॉल, ठीक है। तो जो मेथनॉल होता है वो इंडस्ट्रियल यूज़ में आता है, वो कंजप्शन के लिए यूज़ नहीं होता और वो थोड़ा पॉइजनस भी होता है, क्योंकि कोई भी अगर मेथनॉल कंज्यूम करता है तो आपका लिवर उसको मेथनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपके लिए पॉइजनस होता है, ठीक है। तो कभी भी आप देखना कि जो लोग कच्ची शराब बना रहे होते हैं वो थोड़ा सा फर्स्ट का जो हिस्सा जो पहला प्रोड्यूस हुआ होता है डिस्टिलेशन के बाद उसको फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जहरीला होता है। और जो कंज्यूम किया जाता है वो एथनॉल होता है, ठीक है। सेकेंड जो एथनॉल है वो जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो अब उस एथनॉल का यूज़ हम एक तो अल्कोहल बना दिया उन्होंने, उसको सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो उसका यूज़ है उससे एसिटिक एसिड बनाया जाता है या फिर विनेगर कह सकते हैं आप कॉमनली जो आप यूज़ करते हैं। विनेगर जो होता है उसमें एसिटिक एसिड का कुछ परसेंटेज होता है, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन भी आपका किससे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए कुछ तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकोनासिटोबैक्टर, ठीक है। ये दो टाइप्स के होते हैं। एक और टाइप होता है वो क्या करता है? एथनॉल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हम मेडिसिनल पर्पस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा जब भी आप बीमार पड़ते हैं आप सीधे डॉक्टर के पास विजिट करते हैं। कुछ लोग मेडिकल स्टोर से भी सीधे दवाइयाँ ले लेते हैं, लेकिन उस तरह का जो नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जो डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है आपको क्या देता है? आपको एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है। तो एंटीबायोटिक्स का काम क्या है? वो भी किससे बनी होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही बनी होती है। एंटीबायोटिक्स का काम ये होता है वो आपका जो होती है, जैसे कि नाम से ही एंटीबायोटिक्स, तो बॉडी में जो भी बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग गुड बैक्टीरियाज, तो उसको क्या कर देती है? वो ख़त्म करना शुरू कर देती है। एक कॉमन एग्जांपल है एक आपका एंटीबायोटिक का, दैट इज़ स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये किससे बना होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया है उससे बना होता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन ही जो आपकी फर्स्ट डिस्कवर्ड मेडिसिन थी या एंटीबायोटिक्स थी कह सकते हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं पेज नंबर 20 में। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जब आप डॉक्टर के पास गए उन्होंने आपको एंटीबायोटिक दी जब आप बीमार हुए थे, जैसे कि पेनिसिलिन हो गई, तो उसको आप इंजेक्शन के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, कैप्सूल के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो ये मेडिसिन क्या करती है? या तो किल करती है या ग्रोथ ही रोक देती है उन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। जो भी आपको डिजीज़ मतलब जब आप सही फील नहीं कर रहे होते, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। आजकल ये जो एंटीबायोटिक्स है वो किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है? या तो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती हैं या फिर फंजाई से प्रोड्यूस होती है। कुछ एग्जांपल्स है आपके, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासिलिन हो गया, इरिथ्रोमाइसिन हो गया। ये कुछ कॉमनली एंटीबॉडीज़ हैं, इनके नेम्स आप लिख के याद कर सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल भी हैं और आपकी नॉलेज को भी एनहेंस करता है। देखिए आपने इतने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े, इसमें आपने एक कैटेगरी पढ़ी थी वायरस। तो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं मेडिसिन से, ठीक है, लेकिन वायरसेस जो होते हैं इनकी मेडिसिन अभी तो अवेलेबल नहीं है। तो इनके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए वैक्सीन दिया जाता है। मेडिसिन में मतलब आप वैक्सीन ही दे सकते हो। उस वैक्सीन में आप क्या करते हो? आप अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हो कि आपने क्या किया, एक इनएक्टिव वायरस दिया उसको थोड़ा सा, जैसे आपने ओमिक्रॉन या कोविड के टाइम में देखा होगा, उसकी कोई वैक्सीन नहीं थी, ठीक है। उसकी जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था वो आपका सिम्टम्स के बेसिस पे चल रहा था। जैसे किसी को फीवर आ रहा है तो आपने उनको पैरासीटामोल दे के उनका टेम्परेचर कंट्रोल किया, ठीक है। किसी को और चीज़ की दिक्कत थी तो आपने वो सिम्टम देख के दवाइयाँ दी, लेकिन उसका प्रॉपर कोई इलाज था नहीं। तो बाद में जब वैक्सीन आया तो वैक्सीन देके क्या किया गया? वैक्सीन में उसका एक इनएक्टिव फॉर्म दिया गया और आपके इम्यून सिस्टम को क्या किया गया? ट्रेन किया गया ताकि वो उसके खिलाफ क्या बना सके? एंटीबॉडीज़ बना सके। एंटीबॉडीज़ बना सके तो फिर उसी कैटेगरी का जब वायरस बॉडी में एंटर करेगा तो बॉडी अपनी इम्यूनिटी यूज़ करके उसको मार देती है, बॉडी से बाहर कर देती है। जैसे आप देख सकते हैं इम्यूनिटी में आपका क्या हो सकता है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, उसको हीट दे के वो नष्ट कर सकती है। या आपको कफ होता है तो कफ में भी क्या होता है, वो
कफ उस वायरस के आसपास इकट्ठा हो जाता है, उसको अपने अंदर ले लेता है और फिर वो स्नीजिंग के थ्रू या स्पिट करते हैं उसके थ्रू वो बाहर आ सकता है। ठीक, तो एंटीबॉडीज़ क्या होती है? एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बॉडी प्रोड्यूस करती है। किस लिए प्रोड्यूस करती है? जब आपकी बॉडी में क्या होता है, माइक्रोब्स एंटर कर जाते हैं तो उनको फाइट करने के लिए बॉडी क्या एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। तो कुछ डिजीज़ के एग्जांपल हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, जिनसे आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। किसके द्वारा? वैक्सीनेशन के द्वारा। तो वो डिजीज़ क्या क्या हैं? ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कॉलरा हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया और हेपेटाइटिस हो गया। इन सब में आपको क्या होता है, वैक्सीन दे दी जाती है बचपन में या एज के साथ साथ। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो आप अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हो ताकि आगे से ऐसे कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आपकी बॉडी में आए तो इम्यून सिस्टम क्या करे, रिस्पॉन्स करे उसके खिलाफ और उसको बॉडी से बाहर करे या उसको किल कर दे। नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो अभी हमने जो कि पढ़ा था राइजोबियम के बारे में, वो एक बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज़ करता है? राइजोबियम जो होता है वो पाया जाता है आपके जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है, पल्सेस हैं, ठीक है, उनके रूट्स जो होते हैं वहाँ पे नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स मतलब थोड़ा सा सॉइलिंग टाइप की होगी रूट्स में। तो वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको सीधे ही एटमॉस्फेयर से फिक्स करके प्लांट को दे देता है। तो इस तरीके के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको बायोलॉजिकल फिक्सर्स कहा जाता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है। ये सॉइल की क्या करते हैं, फर्टिलिटी को इस तरीके से एनहांस करते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी यूज़ होता है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि वो क्या करते हैं, जो भी आपके लीव्स हैं, ठीक है, पत्ते हैं या काउडंग है, उसको मैन्योर या कॉम्पोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। डिकम्पोज होने के बाद वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उससे आप सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस कर देते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। इस अभी तक जो हमने पढ़े थे वो हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे जो जिनका आपका यूज़ हो पा रहा था, ठीक है। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक, वो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। तो उस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजन समझ में आया आपको? तो पैथोजेंस की बेसिकली ये डेफिनेशन हो सकती है कि पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज डिजीजेज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, ये क्या करता है, डिजीज़ कॉज करता है। ये प्लांट्स में भी कर सकता है, एनिमल्स में भी कर सकता है और ह्यूमंस में भी कर सकता है। अभी जो पैथोजेंस है जिनको हमने बोला है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारी बॉडी में एंटर कैसे करेंगे? द वाटर यू ड्रिंक, या तो जो आप पानी पी रहे हैं उससे, द एयर यू ब्रीथ, जो हवा आप ले रहे हैं उससे, किसी सरफेस पे आपने टच किया तो उससे आपके मतलब आई कांटेक्ट के थ्रू आ सकते हैं, ठीक है। तो यही जो पैथोजेंस हैं या ये जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ट्रांसमिट हो पाते हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, ठीक है। किस तरीके से? वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। तो इस तरीके के डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर दोज डिजीज़ दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, ठीक है। ये वेरियस मीन्स से स्प्रेड हो सकते हैं, सच एज एयर, वाटर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और वेक्टर्स। वेक्टर्स बोलते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो कि पैथोजेंस को कैरी करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस, फ्लू हो गया, कोविड-19 हो गया। तो इसमें आपने देखा था आइसोलेशन में रखा गया था लोगों को। क्यों रखा गया था आइसोलेशन में? क्योंकि जैसे किसी को कोविड हुआ या किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ तो अगर वो जैसे ब्रीथ करा, ब्रीथ तो नॉर्मली हर कोई करेगा, ब्रीदिंग तो रोक नहीं सकते, ठीक है। तो जो एयर वो ब्रीथ इन कर रहा है वो एयर वो ब्रीथ आउट भी करेगा। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसको डिजीज़ कॉज कर रहे हैं वो भी उसके साथ साथ एयर में फैलने लगते हैं, ठीक है। तो उसी के आसपास अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस एयर को ब्रीथ करता है तो वो उस पर उसकी बॉडी में जा सकते हैं, ठीक है। नाउ लुक इनटू द पेज नंबर 23। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। तो कुछ जो होते हैं इंसेक्ट होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो कैरियर्स होते हैं डिजीज़ के। कैसे? जैसे कॉमन एग्जांपल है हाउस फ्लाई। मक्खी आपने घर में सभी की देखी होगी, ठीक है। कहीं भी गंदगी होती है वो उसमें बैठती है, उसके बाद वो आपके आसपास मंडराने लगती है
और अगर आपने कोई फूड रखा है तो उसमें भी वो ज़रूर बैठेगी। तो वो क्या होता है कि उनके पंखों में जो होता है वो गंदगी स्टिक हो जाती है या वो उनके फूड में हो जाती है, ठीक है। या आपने देखा होगा बार बार वो अपना जो कंपाउंड आई है उसको साफ़ कर रही होती है हाथों से, ठीक है, तो उसमें भी वो लग जाता है। तो तभी आपसे कहा जाता है कि आप जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, पहले तो आप हेल्दी फूड कंज्यूम कीजिए और जब आप बनाते हैं उसके कुछ टाइम बाद ही कंज्यूम कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है नहीं तो, ठीक है। जब तक वो गर्म है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, ठंडा होने लग जाएगा, तो उसमें उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो उसको कवर करके भी रखा जाता है तभी, ये सब चीज़ों से बचाने के लिए। माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ तो बढ़ेगी, लेकिन बाकी जो कैरियर्स हैं जैसे कि उसमें हाउस फ्लाई आ सकती है, ठीक है, तो उसको कंटैमिनेट कर सकती है उसको। एक दूसरा एग्जाम्पल है आपका जिसको आप बोलते हो एनोफिलीज मॉस्किटो। ये क्या करता है, ये एक पैरासाइट है मलेरिया का, ये कैरी करता है जिसको प्लाज्मोडियम बोला जाता है, ठीक है। तो तभी आपको मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए, या फिर अपने आसपास जो होता है रुका हुआ पानी जो है आप उसको साफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है उसी में अपने अंडे देता है, ठीक है। तो अगर आप उसको साफ़ सुथरा रखेंगे या फिर अगर ऑयल अगर उसमें डाल देंगे तो आप ऑक्सीजन की लेयर कट कर देंगे, तो जो भी अंडे उस पानी में देगा, ठीक है, साफ़ पानी में ही देते हैं, तो आप उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। वो बढ़ेगा नहीं, ग्रोथ नहीं होगी तो आप तक वो पहुंचेगा भी नहीं। तो इस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो। सेकेंड इज डेंगू। डेंगू क्या होता है, आपका फीमेल मॉस्किटोज जो होते हैं उनको एडीज़ मॉस्किटो बोलते हैं। वो क्या करता है, वो कैरियर होता है डेंगू वायरस का, ठीक। तो उसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली ये होता है जो मादा मच्छर होती है उनको जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो मेल मॉस्किटो तो है वो तो अपना काम सीधे जो फ्लावर के नेक्टर्स होते हैं उनमें से जूसेस को सक करके चला लेता है, ठीक है, वो उधर से या पानी से अपना काम चला लेता है। लेकिन जैसे फीमेल मॉस्किटो है जो कि आपका एडीज़ मॉस्किटो है, उसको अपने बच्चे प्रोड्यूस करने हैं तो उनके लिए उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स के लिए सबसे बेस्ट उनके लिए होता है ह्यूमन ब्लड या एनिमल ब्लड। तो क्या करते हैं, ब्लड को सक करने के लिए जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं तो वो ये वायरस भी कैरी कर रहे होते हैं जिसको डेंगू वायरस बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो सक करने के लिए अपने निडल इंजेक्ट करती है तभी वो ये वायरस भी ट्रांसफ़र कर देती है। कुछ आपके ह्यूमन डिजीज़ेज़ दिए गए हैं पेज नंबर 24 में, टेबल नंबर 2.1, इसको आप देख सकते हैं। पहला है ट्यूबरक्लोसिस। किसके द्वारा कॉज हो रहा है, बैक्टीरिया के द्वारा कॉज हो रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है, ठीक है, मतलब हवा के द्वारा फैल रहा है। सेकेंड है मीजल्स, ये वायरस है और ये भी एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब एयर के द्वारा ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पहुंच रहा है। थर्ड इज चिकन पॉक्स, ये भी एक वायरस है, ये भी एयर या फिर कांटेक्ट के थ्रू, मतलब या फिर आप टच कर रहे हो, ठीक है। फोर्थ इज पोलियो, ये भी वायरस है, ये भी एयर और वाटर के थ्रू क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। आप इन सब के लिए प्रिवेंशन दिया हुआ है यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हो। जो भी पेशेंट अगर इस डिजीज़ के कांटेक्ट में आ चुका है, आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करोगे ना, तो आप उसको तो क्योर कर रहे हो, साथ साथ आप ये भी चाहोगे कि दूसरे जो व्यक्ति हैं उसके आसपास उन तक ये डिजीज़ ना पहुँचे। तो आप क्या करेंगे, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, उसको कंप्लीट आइसोलेशन में मतलब अकेले रखेंगे, ठीक। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, ठीक है। जो भी उसकी बिलोंगिंग्स है, जो भी उसकी चीज़ें हैं, जो भी उसने यूज़ किया है उस समय पे, वो आप अलग कर देंगे। दूसरों तक वो चीज़ें नहीं पहुंचनी चाहिए, वो कंटामिनेटेड हो सकती हैं। तो या तो आप उसको सैनिटाइज़ कर लीजिए उन चीज़ों को, फिर आप दे सकते हैं, नहीं तो आप उसको अलग रख लेंगे। उसके बाद आप वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, इसके प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि चिकन पॉक्स है या फिर पोलियो है, ठीक है। अब भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन इसके लिए काफ़ी संघर्ष भारत सरकार के द्वारा किया गया था। अभी भी आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती हैं। वो क्या दिया जाता है, वो भी एक तरीके का वैक्सीनेशन ही है। उसमें आप एक इनएक्टिव पार्ट डालते हो और बॉडी को ट्रेन करते हो कि अगर इस तरीके का कोई वायरस बॉडी में आ रहा है तो वो इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म कर दे। नेक्स्ट डिजीजेज आर कॉलरा। कॉलरा इज अ टाइप ऑफ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। ये भी एक ह्यूमन डिजीज़ है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका है फूड एंड वाटर। नेक्स्ट इज टाइफाइड। टाइफाइड इज ऑल्सो बैक्टीरियल एंड इट इज़ कॉज्ड बाय और ट्रांसमिटेड बाय वाटर। तो इसके ट्रांसमिशन के लिए, कॉलरा और टाइफाइड के ट्रांसमिशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ठीक है, गुड सैनिटरी हैबिट्स,
और कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपनी हाइजीन सुधार सकते हैं, मतलब साफ़ सुथरा रह सकते हैं आप। ठीक है, और जो पानी आप कंज्यूम कर रहे हैं ड्रिंकिंग के लिए, उसको भी आपको साफ़ करके ही या बॉईल करके पीना होगा। आपको पता है ना 100 डिग्री सेल्सियस जब आप उसको बॉईल करते हो तो सारे जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ख़त्म हो जाती हैं, या माइक्रोब जो भी उसमें प्रेजेंट होंगे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको बॉईल करके ही पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हेपेटाइटिस ए। ये भी एक तरीके का वायरस है और ये लीवर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो ये डेडली भी हो सकता है अगर अनट्रीटेड रखा जाए। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किससे, वाटर के द्वारा होता है। तो इसमें भी है कि या तो आप वैक्सीनेशन ले लीजिए। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ जो है हेपेटाइटिस डे था, तो उसमें भी वैक्सीनेशन के लिए वो लोग आए थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी किए थे। और आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे नियर बाय पंचमुखी में शायद उनके वैक्सीन्स लगे थे। तो वो टाइम से आते रहते हैं और वैक्सीनेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसको बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बॉइल वाटर ड्रिंक कीजिए या फिर आप वैक्सीनेशन करा लीजिए। नेक्स्ट इज मलेरिया। मलेरिया इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉज्ड बाय, मलेरिया इज ए ह्यूमन डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, डिजीज मलेरिया है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉस्किटो के द्वारा होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स। ठीक है, रेपेलेंट्स होते हैं कि जो मॉस्किटोज़ को दूर भगाएं, जैसे कि आप यूज़ करते होंगे ओडोनिल वगैरह आपने यूज़ किया होगा, या फिर गुड नाइट वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं घर पे, सभी ने देखा होगा। वो सब क्या होता है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, या पासकार्ड हो गए, मोर्टीन हो गया। आप और बचने के लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं आसपास अपने। ठीक है, और मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग मतलब ये जो बढ़ रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पानी आप कहीं भी इकट्ठा मत होने दीजिए, जैसे टायरों में। ठीक है, कहीं भी पानी अगर इकट्ठा हो रहा है तो आप उसको या तो खाली कर दीजिए, या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे बार बार पानी इकट्ठा हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। अब कुछ कॉमन प्लांट डिजीजेज हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा क्या होते हैं, कॉज किए जाते हैं। पहला है प्लांट डिजीज सिट्रस कैंकर। ठीक है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयर होता है। नेक्स्ट इज रेस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, तो ये जो होता है फंगाई के द्वारा होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगाई है और एयर और सीड्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट इज येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, उसको ओकरा भी बोला जाता है। ठीक है, तो भिंडी में जो येलो वेन मोज़ेक डिजीज़ होता है वो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है। फूड पॉइजनिंग एक टॉपिक है, वो हमने पढ़ा था। फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाती है, कभी भी आपने खाना खुला छोड़ दिया या बहुत समय तक खुला छोड़ दिया। गर्मियों में ये परेशानी ज़्यादा होती है, बरसात में भी होती है। जाड़ों में आप देखते होंगे कि फूड जो है आप ज़्यादा समय तक रख सकते हो बाहर, या बाहर रखते हैं तो कुछ नहीं होता। लेकिन गर्मियों में या बरसात में ऐसा क्या होता है कि आपका खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, उस समय टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो ही चीज़ों में इनकी आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हो या ये ब्रीड नहीं कर पाते। पहला होता है या तो टेम्परेचर ज़्यादा हो, काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब मान सकते हैं आप 100 डिग्री सेल्सियस 70-80 डिग्री सेल्सियस, तो भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते। या फिर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा ठंडे तापमान में भी नहीं रह सकते। तो उनको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है ब्रीड करने के लिए, या फिर अपनी जो पॉपुलेशन है बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो फूड अगर आप खुला छोड़ देते हैं तो गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उनके लिए सूटेबल टेम्परेचर है ग्रो करने के लिए, तो वो ग्रो कर जाते हैं और आपका फूड स्पॉइल हो जाता है। और जब आपका फूड स्पॉइल होता है तो कुछ ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस बनते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो जब आप उस फूड को इनटेक करते हैं तो बॉडी में क्या होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो बॉडी भी उस तरीके से रिएक्ट करती है। बॉडी क्या करती है, वॉमिटिंग होगी, डिसेंट्री होगी, क्योंकि बॉडी को तो पता चल जाता है ना कि जो चीज़ अंदर आई है वो उसके लिए हार्मफुल है, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आप हमेशा क्या कर सकते हैं, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। खाना हमेशा आप गरम गरम खा सकते हैं। ठीक है, या फिर ताज़ा बना हुआ खाना, आप बहुत लंबे समय तक बने हुए खाने को कंज्यूम ना करें। और जो हाइजीनिक फूड है, मतलब वो स्वच्छता के साथ बनाया गया है। अब कुछ फूड है जो कि आप डेली यूज़ में लेते हैं। ठीक है, आप उसको बार बार बना नहीं सकते हैं, तो आप उसको बार बार बना नहीं सकते हैं, आप उसको एक बार बना के रखना चाहते हैं और लंबे समय तक चलाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है प्रिजर्वेशन की, उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि एक एग्जांपल है पिकल मेकिंग। अब पिकल मेकिंग आपने देखा है कि एक फल है, आम हो गया, ठीक है, आप उसको एक समय रख दो और एक कच्चे आम को आप काट के ऑयल में डुबा के रख दो, तो कौन सा लंबे समय तक रह पाता है? जो आपका, अगर मान लीजिए मैंने अपने लेफ़्ट साइड एक पका हुआ फल रखा है और राइट साइड एक कच्चा फल या फिर उसी का ऑयल में डुबा के रखा है, तो कौन लंबे समय तक अपनी जो सही तरीके से रह पाएगा? और ऑब्वियसली राइट वाला रह पाएगा, क्योंकि आपने प्रिजर्वेटिव क्या यूज़ किया? ऑयल यूज़ किया। ऑयल में बाहर की जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है राइट में, लेफ़्ट साइड में जो फल है वो इन्वायरमेंट के डायरेक्टली कांटेक्ट में है, ठीक है। तो उसमें सारे, एक तो टेम्परेचर भी मिल जाएगा उसको माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के लिए, तो वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसको जल्दी स्पॉइल करेगा। और राइट साइड में जो आपने ऑयल में रखा है वो ज़्यादा समय तक प्रिजर्व रहेगा। तो सॉल्ट एंड शुगर जो होते हैं ये दो तरीके के क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो जनरली घर में सबके पाए जाते हैं। ये क्या करता है? ये चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करता है? ये रोकता है या थोड़ा सा पीछे कर देता है। मतलब अगर ग्रोथ उनकी फास्ट है, थोड़ा स्लो डाउन कर देगा उस प्रोसेस को। और मार्केट में कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स मिल जाते हैं, दैट इज सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये क्या है? कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो यूज़ हो पाते हैं। उनका यूजेज किस में होता है? दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम एंड स्क्वैश टू चेक देयर स्पॉइलेज, ठीक है। तो जैम और स्क्वैश जो बनाया जाता है तो लंबे समय तक टिके रहें, ख़राब ना हो, तो उसके लिए भी इसका यूज़ होता है। और सोडियम बेंजोएट जो है वो अचार में भी यूज़ होता है, अचार बनाने के लिए, पिकल मेकिंग के लिए भी वो यूज़ होता है। आप अगर मार्केट से अचार मसाला बाय करते होंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गोल्डी का आपने अचार मसाला, तो आपके उसके इंग्रेडिएंट्स में देख सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या चीज़ होती है? इंग्रेडिएंट्स वो होता है जो भी चीज़ें उसमें मिलाई गई हैं उस चीज़ को बनाने के लिए। तो अचार मसाले में आप देख सकते हैं एक कंपोनेंट होगा आपका सोडियम बेंजोएट। वो किस लिए होता है? वो इसीलिए होता है, वो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब पेज नंबर 26 में देखेंगे प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के द्वारा क्या कर रहे हैं? प्रिजर्व कर रहे हैं किसको? मीट को प्रिजर्व कर रहे हैं, फिश को प्रिजर्व कर रहे हैं एजेस, मतलब लंबे समय तक, ठीक है। सॉल्ट क्या करता है? सॉल्ट आपका जो मॉइस्चर है उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके अंदर अगर मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टर्मरिन। टर्मरिन हेयर इज इमली, ठीक है। तो आंवला को या कच्चे आम को या फिर इमली को प्रिजर्व करने के लिए किसका? सॉल्ट का यूज होता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर के द्वारा क्या होता है? जैम, जेली, स्क्वैशेस ये प्रिजर्व किए जाते हैं शुगर के द्वारा। शुगर क्या रिड्यूस करता है? शुगर भी मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा, जिसकी वजह से फूड स्पॉइल हो सकता था। नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ठीक है। ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं और विनेगर का भी यूज़ कर सकते हो। आपने देखा होगा पिकल मेकिंग में ऑयल का भी यूज़ होता है, विनेगर का भी यूज़ होता है। मतलब अगर आप ऑयल यूज़ करोगे तो आप विनेगर यूज़ नहीं करोगे, और ऑयल अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो उसके बदले में आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हो। वो क्या करते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया उस तरीके के इन्वायरमेंट में नहीं रख सकते ना, जैसे अगर आपने विनेगर डाला तो एसिडिक है, तो उस तरह के इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया नहीं रह पाएगा, तो वो वहाँ पे ग्रो भी नहीं कर पाएगा अगर होगा ही नहीं तो। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट, फिशेज आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड, ठीक है। इस मेथड से और चीज़ें भी प्रिजर्व करी जाती है। सेकेंड है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क, ठीक है। आपने घर में देखा होगा दूध उबालते हो, तो क्यों उबाला जाता है उसको? और 70 डिग्री सेल्सियस तक उबाला जाता है, आप उससे ऊपर भी उबाल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? आप उसको 70 डिग्री सेल्सियस तक लेके जब आते हैं, उसके बाद उसका जब टेम्परेचर डाउन करते हैं, उस प्रोसेस को आप क्या करते हो? पेस्चराइजेशन वो प्रोसेस होती है। तो आप घर पे क्या करते हो? जब दूध को उबालते हो, ठीक है, तो आप एक बार टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा देते हो, जब वो उबल जाता है उसके बाद उसको आप ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं धीरे धीरे। तो क्या होता है? उसमें जो भी माइक्रोब्स हैं वो सब मर जाते हैं उसमें, और इस प्रोसेस को ही पेस्चराइजेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस किसके द्वारा डिस्कवर करी गई थी? लुईस पास्चर के द्वारा डिस्कवर करी गई थी। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज एंड पैकेजिंग। आजकल आपने देखा होगा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को क्या किया जाता है? एयर टाइट सील पैकेजेस में क्या किया जाता है? पैकिंग की जाती है। क्यों? ताकि माइक्रोब्स का अटैक ना हो सके। आपने देखा होगा फूड वगैरह जो भी, जैसे जंक फूड वैसे तो कंज्यूम नहीं करने चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा पैकेट्स में हवा भरी रहती है। वो हवा क्या होती है? नाइट्रोजन भरी रहती है। तो नाइट्रोजन क्या होता है? जो माइक्रोब्स हैं उनके लिए सही नहीं होती है, तो वो उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो
आपके राइजोबियम में एक तरीके का बैक्टीरिया है, वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करता है किसके साथ, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। वो उसके रूट के नोड्यूल्स में पाया जाता है और वो नोड्यूल्स मतलब रूट में थोड़ी सी स्वेलिंग कर देता है। तो वो क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब आप ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने किसी की हेल्प करी, इन एक्सचेंज में उसने भी आपकी हेल्प करी। तो राइजोबियम क्या करता है, उस प्लांट के लिए एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करेगा। तो नाइट्रोजन उसको चाहिए, सॉइल में उसकी डेफिशिएंसी होगी तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, कहाँ पे, सॉइल में फिक्स करेगा और उसको फिर रूट्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो वो जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी थी वो उस राइजोबियम में पूरी करी। अब राइजोबियम बैक्टीरिया को जो फूड चाहिए वो उसकी रूट से मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये शेयर करते हैं। इस प्रोसेस को पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। एक तरीके का डायग्राम आपको दिया गया है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल दिया है, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। वो बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल बनता है, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन सब क्या होते हैं, नाइट्रोजन से ही बनते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गा होते हैं जो कि सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। एक तो आपका राइजोबियम हो गया, उसके बाद आपका एक एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गा। ये क्या करता है, सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। तो इसको आप बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर भी कह सकते हैं। और एक ये डायग्राम देख लीजिएगा आप 27 पेज पे, ये एक इम्पॉर्टेंट है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। अब लाइटनिंग हुई, बिजली कड़की, तो भी ये किस में चेंज हुआ, नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हुआ। सेकेंड है, नाइट्रोजन को फिक्स किया किसने, बैक्टीरिया के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और इसको किस में टर्न किया, नाइट्रोजन और नाइट्रोजनस कंपाउंड में। ये फिर सॉइल में गया, सॉइल से वापस कैसे गया, प्लांट्स ने लिया इसको, ठीक है, नाइट्रोजन को, और फिर प्लांट को एनिमल ने खाया, ठीक है। फिर एनिमल्स ने जो खाने के बाद वेस्ट क्रिएट किया या जो एक्सक्रिएट किया उसमें से वापस सॉइल में आ गया। तो एक तरीके का एक साइकिल देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज और टिक द करेक्ट आंसर आप इसमें से कीजिएगा। हम नेक्स्ट डे इसको डिस्कस करेंगे, और कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं तो आप इस सेशन के ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्रेफर्ड टाइम लगे।